हेलो बच्चों, मैं प्रतिमा यादव राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज जखी वाराणसी से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ रसायन विज्ञान की या आपकी केमिस्ट्री की कक्षा में। हम लोग इसके पहले कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कार्बन और इट्स कंपाउंड या कार्बन और उसके यौगिक। इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते आज हम अपने तृतीय भाग की तरफ आ गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। उसके बाद हम देखेंगे संरचनात्मक समावयन क्या होता है। फिर हम देखेंगे समजातीय श्रेणी या जिसे हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं वो क्या होती है। फिर हम देखेंगे विषम परमाणु या हेटेरोएटम के बारे में और फिर इसी से जुड़ा हुआ हमारा होगा फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह। और सबसे आखिरी में मैं आपको दूंगी गृह कार्य जो मुझे करके आप सभी दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। हमने अपनी पिछली कक्षा में पढ़ा था कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में, जिसको हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन भी कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के कितने प्रकार थे, असंतृप्त, संतृप्त। उसके बाद हम लोगों ने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन इन तीन के बारे में बहुत विस्तृत तरीके से समझा और जाना था। आज फिर मैं वहीं से शुरू करती हूँ, थोड़ा सा पीछे रिवाइज करके फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। उससे हमें आगे की बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलते हैं अपने बैक वाली क्लास में और थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि क्या पढ़ा था हम लोगों ने। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन वे सभी यौगिक जिनमें प्रेजेंट होता है या उपस्थित होते हैं सिर्फ दो परमाणु, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन। और हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो और भाग में बांट रहे थे। पहला था सैचुरेटेड या संतृप्त और दूसरा था अनसैचुरेटेड या असंतृप्त। नाम दिया गया था सैचुरेटेड या संतृप्त को, और असंतृप्त को हम लोग दो और भाग में बांट रहे थे, एल्कीन और एल्काइंस। और इन तीनों में अंतर हम लोगों ने किस आधार पे किया था? बिल्कुल, हमने किया था आधार बंध या बॉन्ड के आधार पे। इसमें प्रेजेंट था कार्बन, कार्बन के बीच में सिर्फ एक आबंध, ठीक है। एल्कीन में था एक और दो आबंध और एल्काइन में था एक, दो, तीन आबंध, ठीक है। ये हम सब पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एल्कीन, एल्कीन और एल्काइंस इन तीनों का सामान्य सूत्र भी बताया गया था। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2, इसका था CnH2n और इसका था CnH2n-2। और इन सभी को याद करने की छोटी सी ट्रिक भी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी आप सभी को। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक पे आते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या संरचनात्मक समावयन के बारे में। ये संरचनात्मक समावयन या स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है? तो स्क्रीन पर दो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, दो आणविक संरचनाएं दिखाई पड़ रही हैं दो यौगिकों की। सबसे पहला सवाल कि इन दोनों यौगिकों की जो संरचना है उसमें क्या समानता दिखाई पड़ रही है? दोनों का जो फॉर्मूला है या जो सूत्र है वो समान है क्या? ये एल्कीन है या अल्काइन है? और सबसे आखिरी में इनका नाम क्या है? तो एक एक करके आपके सवालों की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं जो क्या होगी। तो कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4 कार्बन है, ठीक है। तो C4 और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हाइड्रोजन भी है 10। तो पहले वाले स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या हो गया? C4H10, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले स्ट्रक्चर का भी फॉर्मूला देखते हैं। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, तो C4। और हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं उसमें? हाइड्रोजन भी है हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हाइड्रोजन इज 10।
तो इसका भी स्ट्रक्चर क्या, सॉरी फॉर्मूला क्या आया है, C4H10, यानी दोनों का ही आणविक सूत्र या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, समान है, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने पूछा एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है। इसमें देखो कार्बन 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 दोनों ही संरचनाएं जो दिखाई पड़ रही है, कार्बन कार्बन जो है कि क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इसमें भी सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये है हमारा एल्केन। क्या है, एल्केन। जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वो है एल्केन का एग्जाम्पल, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल। फिर मैंने आखिरी में पूछा इसका नाम क्या है, तो C4 के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, कौन सा रूट नेम यूज करते थे, पिछली क्लास से पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्कुल हम यूज करते थे ब्यूट, तो इसमें हम लिख लेंगे BUT, ब्यूट। और एल्केन है तो एन यानी एन प्रत्यय लगता है, तो एन क्या हो जाएगा, इसके आगे जुड़ जाएगा और नाम हो जाएगा ब्यूटेन। मतलब इन दोनों ही संरचनाओं का नाम है ब्यूटेन, दोनों ही है एल्केन और दोनों का ही आणविक सूत्र है C4H10। लेकिन फिर अंतर क्या है दोनों की स्ट्रक्चर में, कुछ तो अंतर दिखाई पड़ रहा है। एक ही यौगिक की दो संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हीं को हम कहते हैं संरचनात्मक समावयन या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक बार इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो जो दोनों स्ट्रक्चर थे दोनों की क्या सेम थे, फॉर्मूला, और क्या अंतर था, संरचना या स्ट्रक्चर में। तो वे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान हो पर संरचना अलग अलग हो उन्हें हम कहते हैं संरचनात्मक समन्वय या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इतने एग्जांपल्स में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पेंटेन, हेक्सेन, फिर हम लोग नोनेन, डेकेन, ऑक्टेन जो भी देखें उन सब में इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। आप खुद भी इन्हें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले भाग की तरफ, और हमारा अगला भाग जुड़ा हुआ है हमारे पिछले भाग से। हम लोगों ने अपने पहले वाले, इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो कार्बन जो है कि श्रृंखलन करता है, यानी कैटिनेशन, या एक के बाद एक के बाद एक के बाद कार्बन जुड़ता है, जिसकी वजह से हमें इतने सारे यौगिक मिलते हैं, याद होगा। और उसी में हमने बताया था कि वो कई कई रूपों से जुड़ सकता है ना, सीरीज में एक लंबी चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। और आज हम अभी देखेंगे एक और तरीके से वो कैसे इस चेन को बना सकता है। अगर एक चेन आपके सामने खड़ी है, ठीक है, मान लेते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेन में जो है कि बहुत सारे आदमी खड़े हैं, और अगर उसके बाद वो आदमी आपस में जो है कि आखिरी वाला आदमी जो है, मान लो कि 7-8 आदमी एक साथ खड़े हैं, तो जो 8वां आदमी और जो पहला आदमी है वो अगर एक दूसरे को जोड़ ले, जाकर एक दूसरे को पकड़ ले, तो ये जो चेन थी वो क्या हो जाएगी, घूम जाएगी और बन जाएगी एक सर्कल। तो इसी तरीके से अगर कार्बन 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 की जो चेन है वो अगर जुड़ जाए एक दूसरे एंड पर, तो हमें कुछ और मिलेगा, एक नया कंपाउंड मिलेगा, जिन्हें हम साइक्लो कंपाउंड्स या वलय यौगिक बोलते हैं। तो अब इसी साइक्लो कंपाउंड या जो हम वलय की बात कर रहे हैं, इसको जरा एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने कहा कि कार्बन में श्रृंखलन या कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से, और ऐसे ऐसे करके जुड़ते चला जाता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 5 कार्बन, चलो 6 कार्बन लेते हैं, 6 कार्बन उपस्थित है। ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और छठा। इस तरीके से जो है कि ये चेन बनी हुई है। यहाँ पर जो है कि हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगी, इन सब जगहों पे जो ये हमारी जगह है इनको हम हाइड्रोजन से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये वाला कार्बन जो हमारा पहला और दूसरा कार्बन, सॉरी पहला और छठा कार्बन है, ये आगे हाइड्रोजन ना जुड़ करके बल्कि ये वाला इसी से जुड़ जाए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये बताओ कि इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा हेक्सेन, बिल्कुल, क्योंकि कार्बन 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 क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। और फॉर्मूले में जो है कि अगर हम देखें तो C6, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अगर हमारा जो फॉर्मूला था CnH 2n+2 में रखेंगे तो 2 6 12 और 14 यानी H14, ठीक है। तो 14 हाइड्रोजन है। अब जरा देखो तो ये वाला लास्ट कार्बन फर्स्ट कार्बन से जुड़ गया,
अगर अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। इस तरीके से हो सकता है कि नहीं हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट और छठा कार्बन आपस में जुड़ गए, ठीक है। और अब इनमें हाइड्रोजन लगाओ तो 1 2 1 2, क्योंकि 1 2 3 4 1 2 3 4 वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो 1 2 1 2 1 2 1 2, सब पे 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और एक बार चेक करेंगे, जैसे हमेशा चेक करते हैं कि वैलेंस सेटिस्फाई है कि नहीं, तो वैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगी। देखो हर कार्बन पे 4 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, यानी सबकी संयोजकता पूर्ण है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6, ठीक है। 6 कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी हाइड्रोजन हो गया 12। यहाँ से यहाँ में 2 हाइड्रोजन भी हम लोगों ने निकाल दिया है। अब जो ये कंपाउंड है ये है तुम्हारा साइक्लो कंपाउंड या वलय, और इसका नाम होगा हेक्सेन, आगे लगा के साइक्लोहेक्सेन। क्यों? क्योंकि ये कहां से आया है? हेक्सेन से, साइक्लोहेक्सेन बना है, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन। बात समझ में आई? कोई एक सिंगल जो चेन चल रही है, अगर उसको हम लास्ट के और फर्स्ट के दोनों कार्बन को जोड़ दें तो हमें एक साइक्लो कंपाउंड मिलता है, जिसे हम उसी कंपाउंड के आगे साइक्लो वर्ड लगा करके उसका नाम बताते हैं। तो ये हो गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। कहाँ से? हेक्सेन से। और 2 हाइड्रोजन भी कम, इसका फॉर्मूला सेम नहीं है, तो ये कहीं से भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं होंगे, इनमें कंफ्यूजन नहीं करनी है हमें, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो भी साइक्लोपेंटेन या साइक्लोहेक्सेन देखा वे सब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साइक्लो कंपाउंड्स थे। उसके अलावा असंतृप्त साइक्लो कंपाउंड्स भी होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है बेंजीन। यहाँ पे ई नाम दिख रहा है, मतलब कि इसमें क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन प्रेजेंट है, और दो के बीच में अगर तुम ऐसे इसकी सबकी कार्बन की संयोजकता चेक करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे करके सबका पूरा है। और कितने कार्बन है? 6, और हाइड्रोजन कितने दिखाई पड़ रहे हैं? 6। तो ये है हमारा बेंजीन, एक असंतृप्त साइक्लो कंपाउंड। तो अब तक हमने पढ़ लिया संरचनात्मक समन्वयन के बारे में, साइक्लो कंपाउंड्स के बारे में, और अब हम चलते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। कार्बन कहता है क्या मुझसे दोस्ती करोगे? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी कंपाउंड्स पढ़े वो सब क्या थे? हाइड्रोकार्बन्स थे। उसमें क्या प्रेजेंट था? सिर्फ हाइड्रोजन या कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन दिखाई पड़ रहा था। अब कार्बन अपने 4 संयोजकता की वजह से हाइड्रोजन के अलावा किसी दूसरे भी तत्व को या परमाणु को जोड़ सकता है। एग्जाम्पल अगर याद होगा, मैंने पिछली वाली क्लास में आप लोगों को दिया था। तो इसी में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आता है अब एक नया टर्म जिसे हम कहते हैं हेटेरो एटम या विषम परमाणु। अब ये विषम परमाणु या हेटेरो एटम क्या होता है? अगर एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को कोई दूसरा परमाणु प्रतिस्थापित कर देता है, इस प्रकार से प्रतिस्थापित कर देता है कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है और यौगिक में हाइड्रोजन की जगह पर वो अपनी जगह बना लेता है, तो हम उसे कहते हैं हेटेरो एटम या विषम परमाणु। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं इथेन लेके चलते हैं हम। इथेन में जो है कि इस तरीके से हमारे 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अभी ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर कोई एक हाइड्रोजन को हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं और डिस्प्लेस या रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरे एटम या परमाणु के द्वारा, मान लेते हैं यहाँ पे लग गया ब्रोमीन, तो अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ठीक। और ये है तुम्हारा विषम परमाणु या हेटेरो एटम, क्योंकि इसमें से एकदम अलग है। क्लोरीन की जगह मान लो हम जोड़ देते हैं, सॉरी ब्रोमीन की जगह हम जोड़ देते हैं क्लोरीन। तो ये है हेटेरो एटम्स के एग्जाम्पल्स जो कार्बन
वाली इस सीरीज या जो हाइड्रोकार्बन है उसमें से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि कार्बन की संयोजकता यहाँ भी संतुष्ट है। जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही कार्बन, दूसरा कार्बन भी जा सकता है, उसमें भी कोई दूसरा तत्व आके लग सकता है। इस तरह से हम कितने सारे कंपाउंड बना रहे हैं और अब हम हाइड्रोकार्बन के अलावा दूसरे कार्बन यौगिकों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, ये जो एक क्लोरीन, मान लो एक ही क्लोरीन हमने जोड़ा है, ये एक क्लोरीन जुड़ा है, तो अब क्लोरीन की जो प्रॉपर्टी होगी वो इस कंपाउंड को एकदम नई प्रॉपर्टी या नया गुण दे देगी। देगी या नहीं देगी? बिल्कुल नया गुण दे देगी। ठीक है, इसीलिए अब इसी से जुड़ा नेक्स्ट टर्म आता है जिसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप या प्रकार्यात्मक समूह। तो सबसे पहले हम प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की परिभाषा देखते हैं। हम लोग को इसे जोड़ना है हेटेरोएटम या विषम परमाणु से। विषम परमाणु क्या कर रहा है? कार्बन के यौगिक में जुड़ने के बाद उसको एक विशेष गुण दे रहा है, तो ये उसी से जुड़ा हुआ टर्म है। तो वह विषम परमाणु, या सिर्फ एक नहीं, उसका समूह भी हो सकता है, तो वह विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह, इसको हम देखेंगे भी एग्जाम्पल से ना, तो वह विषम परमाणु या परमाणुओं का समूह जो अगर अपनी उपस्थिति से कार्बन यौगिक में कुछ नए गुण प्रदान कर देता है, और वो निर्भर नहीं करता कार्बन की लेंथ क्या है या उसकी कार्बन की प्रकृति क्या है, उन्हें हम कहते हैं प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स बुक में दिए हैं, जैसे कि टेबल में दिखाई पड़ रहा है कुछ एग्जाम्पल्स हमें, जैसे कि हैलोजन ग्रुप के जो परमाणु है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। उसके बाद जो है कि हमारा आता है एल्कोहल ग्रुप, फिर हमारा आता है एल्डिहाइड ग्रुप, फिर आता है कीटोन ग्रुप, और फिर आता है कार्बोक्सिलिक अम्ल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह। हम इन सब को एग्जाम्पल से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं हैलो ग्रुप का। ठीक है, हैलो ग्रुप या हैलो समूह, इसमें आता है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो है कि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, रिप्लेस करते हैं। हम सभी को समझने के लिए इथेन के एग्जाम्पल से ही शुरू करेंगे और इथेन में ही प्रतिस्थापन करेंगे। तो इथेन हमारा है C2H6। ठीक है, और हमें एक ही जो है कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो अगर हम यहाँ पर लगा देते हैं क्लोरीन, ठीक है, और इस कंपाउंड नाम लिखने के लिए कैसे इसका नाम लिखेंगे आप? तो नाम लिखने के लिए क्लोरीन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरो प्रीफिक्स को या उपसर्ग को। ठीक है, तो नाम हो जाएगा, इथेन ही हमारा था ये, तो हो जाएगा क्लोरो इथेन। बात समझ में आई? क्लोरो इथेन। अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन, और ब्रोमीन के लिए जो प्रत्यय उपयोग में लाया जाता है वो होता है, ब्रोमीन के लिए जो उपसर्ग या जो प्रीफिक्स लगता है वो होता है ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। उसी तरह से आयोडीन के लिए होता है आइडो। अब हम आते हैं अपने दूसरे ग्रुप अल्कोहल की तरफ। अल्कोहल में हम यूज करते हैं, या जो समूह रिप्लेस या प्रतिस्थापित करता हाइड्रोजन को, वो होता है OH। ठीक है, OH क्या करता है? रिप्लेस करता है। और ये है तुम्हारा परमाणुओं का समूह जिसकी बात मैं कर रही थी कि यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रोपेन का। ठीक है, तो प्रोपेन में हमने एक हाइड्रोजन से रिप्लेस किया OH। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया OH को। ये ध्यान देने की बात है, हम इसको HO नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं अभी बताऊंगी कैसे। ठीक है, तो OH हो गया। अब इसमें जो सफिक्स या प्रत्यय लगता है वो होता है ओल, और नाम कैसे लिखेंगे आप? इस प्रोपेन का ये ई हटा देते हैं। ठीक है, ये ई हटा दिया जाता है, माइनस करके से ई निकाल देते हैं, और नाम हो जाता है प्रोपेनॉल। इस ई की जगह पर यहाँ पे हम लगा देते हैं ओल, और नाम बन जाता है प्रोपेनॉल। बात समझ में आई? इसी तरीके से इथेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल। ठीक है, एक OH लगते जाएगा और OL उसके नाम में लग जाएगा। इसको हम लोग कंडेंस फॉर्मूला लिखना सीखे थे, तो कंडेंस फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 और OH।
ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोपेनॉल का कंडेंस फॉर्मूला। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंटेशन या दिखाया जाता है वो होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, प्रोपेन के ही एग्जांपल में हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 3 कार्बन दिखाई पड़ रहा है और ये है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप में जो हमारा सफिक्स या फिर जो प्रत्यय लगता है वो होता है अल, AL। ठीक है, तो उसी तरीके से प्रोपेन और इसमें से ई हटा करके हम लगाएंगे AL और नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, अल्कोहल का OL था प्रोपेनॉल, ये है प्रोपेनल। और इसका स्ट्रक्चर जो कंडेंस फॉर्मूला देखो CH3 CH2 और CHO, ये हो गया HO। इसीलिए मैंने कहा अल्कोहल में कभी भी HO नहीं लिखेंगे, हमेशा OH लिखेंगे ताकि इन दोनों में अंतर समझ में हमें आए। बात समझ में आई? ये हो गया हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। इसी से मिलता जुलता ग्रुप होता है हमारा कीटोन। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को साथ में कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल समूह भी कहा जाता है, जिसको आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। आइए कीटोन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट ग्रुप है कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो हमारा अगला ग्रुप क्या था? कीटोन ग्रुप था। कीटोन ग्रुप में जो फंक्शनल ग्रुप हमें दिखाई पड़ रहा है वो है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और ये हमारा जो एल्डिहाइड था C डबल बॉन्ड OH, इसमें और इसमें यही अंतर है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह अगला कार्बन जुड़ेगा। ये हमारा कीटोन ग्रुप को स्पेसिफाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोपेन में ही अगर हम लोगों ने बीच वाले कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दिया है तो अब ये हमारा हो गया है कीटोन समूह का यौगिक। और कैसे इसका नाम लिखेंगे? इसमें हम लोग यूज करते हैं सफिक्स ओन, या हम लोग की क्या प्रत्यय यूज करते हैं? ओन। तो ये ई नाम हट जाएगा, यहाँ से ई हटा लेंगे और लगा देंगे ONE और नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनोन। ठीक है, तो ये हो गया कीटोन ग्रुप। ये एल्डिहाइड से थोड़ा सा अंतर यहाँ पर C डबल बॉन्ड उसमें भी था इसमें भी था, पर यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ अगला कार्बन होगा। हमारा अगला समूह है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप दिखाते हैं वो होता है C डबल बॉन्ड OOH। ये तुम्हारा इसी एल्डिहाइड, यहाँ पे कार्बन, ठीक सॉरी एल्डिहाइड में यहाँ पे हाइड्रोजन था, फिर कीटोन में C डबल बॉन्ड O बीच में था, यहाँ कार्बन था और अब ये है C डबल बॉन्ड OH। तो यही प्रोपेन में हम लोगों ने जोड़ा है C डबल बॉन्ड OH, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ गया O और एक OH नेक्स्ट लास्ट वाले कार्बन में। ठीक है, इसका कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? CH3 CH2 COOH। ठीक है, और नाम में हम लोग जोड़ते हैं ओइक एसिड। क्या प्रत्यय है, क्या सफिक्स लगाते हैं? ओइक एसिड। तो ई हट जाएगा यहाँ से और नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक और एसिड अलग से। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? प्रोपेनोइक एसिड। तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स, जितने भी अभी तक हम लोगों ने देखे। कौन कौन से ग्रुप देख लिया हमने? देखा क्लोरो ब्रोमो आइडो ग्रुप वाला देखा, उसके बाद जिसको हम हेलो ग्रुप कह रहे हैं, फिर हम लोगों ने एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल को या कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह को देखा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, अगले भाग की तरफ, जो है होमोलॉगस सीरीज या समजातीय श्रेणी। आपको स्क्रीन पे इस समय एल्केन की पूरी एक सीरीज या एक श्रेणी दिखाई पड़ रही है। इन सब में एक ध्यान देने वाली बात है। कौन सी बात है? चलो मान लेते हैं, हम लेते हैं इथेन को और हम लेते हैं प्रोपेन को। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 और प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C2H8। इन दोनों का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें हम, तो देखो यहाँ पर और यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, और वो डिफरेंस किस चीज का है? इस CH2 ग्रुप का है ना, ये CH2 ग्रुप का अंतर है। तो ये जो एल्केन की सीरीज या श्रेणी दिख रही है, इन सब में किस चीज का अंतर है कि बार बार एक CH2 ग्रुप ऐड हो जा रहा है। ठीक है, यानी बढ़ते चला जा रहा है, यानी चेन या श्रृंखला बढ़ रही है CH2 ग्रुप के जुड़ने के साथ।
इससे जो है कि दो बातें सामने आएंगी। पहला तो ये कि एक तो चेन लंबी हुई तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बदलेगा। दूसरी बात कि जो हमारा द्रव्यमान होगा वो भी क्या होगा, बदल जाएगा, क्योंकि हर बार CH2 ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आणविक जो है कि जो भार है हमारा वो भी बदलते चला जाएगा। लेकिन ये जो सीरीज है, इस सीरीज में जो है कि चेंज कहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होगा भौतिक गुणों या फिजिकल प्रॉपर्टीज में। अगर जो है कि द्रव्यमान बढ़ गया है और जो चेन बढ़ गई है तो उसकी वजह से जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट जैसे जो भौतिक गुण होते हैं वो भी बदल जाएंगे, ठीक है। बात समझ में, यानी एक ही सीरीज में अगर हम एल्केन की सीरीज लें तो इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, इन सब का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बदलेगा। और जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ रहा है, आणविक मान जो हमारा द्रव्यमान या आणविक भार जो बढ़ रहा है उसके साथ साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते चला जाएगा, यानी क्रमबद्धता दिखाई पड़ेगी हमको इस श्रेणी में CH2 या होमोलॉगस सीरीज में CH2 ग्रुप के एडिशन के साथ। उम्मीद करते हो आपको ये समझ में आया होगा। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने अब तक कार्बन के स्ट्रक्चर्स को, कार्बन की यौगिकों के अलग अलग प्रकार की यौगिकों के स्ट्रक्चर्स को देखा है, समझा है, उनको बनाने की कोशिश की है, एक पूरी सीरीज को समझा है हमने। और अब हम लोग अपने अगले भाग में पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड या कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इसमें हम बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि कार्बन यौगिक दिखाते हैं। और सबसे पहला है हमारा उसमें दहन, या जिसे कंबशन कहते हैं, या जिसे हम जलाना बोलते हैं। इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी या इस रिएक्शन का उपयोग हम लोग संतृप्त और असंतृप्त में अंतर करने के लिए भी करते हैं, और इसके बारे में हम बात करेंगे अपनी अगली कड़ी में, ठीक है। तब तक आप लोग आज जितना पढ़े उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और आज के गृह कार्य में कुछ यौगिकों के स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं, उनकी डॉट संरचना भी बनानी है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखिए आप लोग, ब्यूटेनॉल का, ठीक, फिर पेंटेनॉल का, ठीक, फिर ब्यूटेनोइक एसिड या ब्यूटेनोइक अम्ल का, ठीक। ये सारे जो है कि स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं, कॉपी में ट्राई करना है। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जो मैंने चीज़ें आगे पढ़ने को बोली हैं उस तक उनकी रीडिंग करिएगा, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे और अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। Thank you students for watching and keep enjoying the chemistry lectures. Wait for the next lecture.